अभी रूल 9 सब रूल 4 के हिसाब से लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रिंसिपल। सो लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि जहां पर एक पीआरओआई को शेयर्स देता है, एक पीआरआई को शेयर्स देता है, और एक पीआरओआई को शेयर्स ट्रांसफर करता है। अब रूल 9 सब रूल 4 यहां तक जाता है कि अगर आप गिफ्ट करते हो तो व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ गिफ्ट, एंड आगे फिर कई कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें भी आएंगी इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर्स। लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। सो हमारा कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ओके, लेट अस सपोज आपके पापा हैं, आपके अंकल हैं जो इंडिया में रहते हैं, और वो गिफ्ट कर रहे हैं इंडिया के बाहर वालों को। ओके, PROI। तो लेट्स से आपके इंडिया के बाहर भाई बहन है या कोई रिलेटिव है, उनको गिफ्ट कर रहे हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, फाइन। So they are making the gift to outside India. So transaction क्या है? This is a gift. This is the gift of non-repatriable shares of Indian company. ओके, तो ये गिफ्ट हो रहा है नॉन रिपैट्रिएबल शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, बराबर, क्योंकि इंडियन कंपनी के शेयर्स इंडियन गिफ्ट कर रहा है तो इंडियंस के पास रिपैट्रिएबल नहीं होता है। अच्छा, फिर भी कई स्टूडेंट्स के लिए वापस से लिख देता हूँ कि ये सर नॉन रिपैट्रिएबल का मतलब क्या है कि अगर कल को ये शेयर्स बेचे गए तो सारा पैसा इंडियन बैंक अकाउंट में ही रहेगा, ये पैसा आप लेके नहीं जा सकते। दैट इज इफ shares are sold, then money to be kept in Indian banks, इस चीज को हम लोग नॉन रिपैट्रिएबल बोलते हैं। सो अगर हम लोग गिफ्ट करते हैं शेयर्स के जिसके अंदर चीजें नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस पे जाती है, ओके, सो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, व्हाट इज द प्रोविजन, व्हाट इज द लॉ, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ रूल 9 सब रूल 4। आरबीआई कहता है कि आप इंडियन हो, आप इंडियन कंपनी के शेयर्स दे रहे हो, किसी को इंडिया के बाहर वालों को हमसे पूछा क्या, क्योंकि इंडियन कंपनी के शेयर्स बाहर वालों को जा रहे हैं, हमसे पूछा गया, तो इसका मतलब क्या मुझे प्रायर अप्रूवल चाहिए आरबीआई का? बिल्कुल बनता है। तो यहां पर हमें चाहिए प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक का प्रायर अप्रूवल चाहिए, बिल्कुल बनता है। दूसरी चीज आती है कंडीशनैलिटीज पे। ओके, कंडीशनैलिटीज, आरबीआई ने कुछ कंडीशंस इंपोज कर रखी है, उस कंडीशंस को ध्यान रखना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड कंडीशनैलिटी। क्या क्या कंडीशंस आरबीआई ने इंपोज कर रखी? पहला कंडीशन आरबीआई बोलता है कि जिसको आप ये गिफ्ट दे रहे हो, द रिसीवर ऑफ द गिफ्ट, ओके, द रिसीवर ऑफ द गिफ्ट, ठीक है। अच्छा, जैसे ट्रांसफरर ट्रांसफरी होता है, वैसे गिफ्ट में कौन होता है? डोनर एंड डोनी। गिफ्ट जो करता है उसको डोनर बोलते हैं, जिसको मिलती है उसको डोनी बोलते हैं। देखी थी ना पिक्चर डोनर? ओके, सो वहां पे नहीं देखी थी विक्की डोनर? नहीं, चलो तुम्हारी वजह। सो जिसको गिफ्ट मिलता है वो है डोनी, डोनी को गिफ्ट मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो गिफ्ट मिल रहा है वो है सिक्योरिटीज का। सो डोनी होल्ड सिक्योरिटीज एज पर रूल्स, एज पर रूल्स, ठीक है। देन दूसरी चीज, जो शेयर वैल्यू है, जो शेयर वैल्यू है, share value should be less than or equal to 5% of the paid up share
capital, paid up share capital of Indian company. Okay, और share value in gift. So जो हम लोग गिफ्ट दे रहे हैं, इंडियन कंपनी के 5% से ज्यादा का गिफ्ट बाहर नहीं जा सकता. ओके, सो आप उसका शेयर वैल्यू निकालो, उसका नॉमिनल वैल्यू पे 5% से ज़्यादा का गिफ्ट आप इंडिया के बाहर मत दो. और तीसरी सबसे बड़ी बात जो हम लोग बार बार पढ़ते हैं फेमा में एफडीआई रेगुलेशंस के हिसाब से, वो है सेक्टोरल कैप्स. तो सेक्टोरल कैप्स इन्फ्रिंज्ड नहीं होनी चाहिए. बराबर, सेक्टोरल कैप्स बार बार पढ़ चुके हैं, जान आपको याद भी हो गया होगा अब तक तो. So sectoral caps not breached. So sectoral caps should not be breached. And जो भी हम गिफ्ट कर रहे हैं, ओके, जो भी हम गिफ्ट कर रहे हैं, जो भी डोनर है डोनी है, ओके, डोनर एंड डोनी, आरबीआई कहता है दोनों रिलेटिव्स के डेफिनेशन में आने चाहिए. दे शुड बी रिलेटिव्स. क्योंकि कई बार बच्चे ये भी पूछते हैं, सर हम लोग अपने दोस्तों को भी तो गिफ्ट दे सकते हैं. बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन इधर आरबीआई बोलता है भाई दोस्ती यारी बाजू में रखो, यू शुड बी रिलेटिव्स. रिलेटिव्स कौन होते हैं? रिलेटिव्स का डेफिनेशन कहां पे पढ़ने को मिलता है? कंपनी लॉ में. एग्जैक्टली, कंपनी लॉ में एक सेक्शन आता है 188, उसके साथ सेक्शन 2 सबसेक्शन 72 के पास रिलेटिव्स का डेफिनेशन पढ़ने को मिलता है. रिलेटिव्स कौन कौन कवर्ड है, ठीक है, वही वाला डेफिनेशन देखेंगे. एंड देन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, सभी आरबीआई कहता है वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफर्ड बाय डोनर, ट्रांसफर्ड बाय डोनर. ओके, सो जो सिक्योरिटी वैल्यू डोनर दे रहा है वो जो भी मार्केट वैल्यूएशन पे वैल्यू निकालते हो, वैल्यू उसको कन्वर्ट करो डॉलर्स में, क्योंकि आप इंडिया के बाहर वाले को दे रहे हो ना, डॉलर्स में. $50,000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए. ओके, दैट इज रूपी वैल्यू ऑफ US डॉलर्स 50,000. ठीक है, सो रूपी वैल्यू ऑफ US डॉलर 50,000 का मतलब होता है $50,000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. उसको रुपी में भी कन्वर्ट करके चेक कर सकते हो. मतलब सपोज मैं आज गिफ्ट कर रहा हूं, ओके, मेरा भाई इंडिया के बाहर ही रहता है, तो मैं आप गिफ्ट कर रहा हूं, तो टुडे लेट्स सपोज $1 इज इक्वल टू ₹70. ओके, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं. तो जितने भी शेयर्स में गिफ्ट कर रहा हूं उसको रुपी वैल्यू में कन्वर्ट करूं तो ट्रांसफर इज डन टुडे. तो एज अ रिजल्ट मेरा बाय रेट बैठ जाएगा, दैट इज 50,000 US डॉलर्स मल्टीप्लाई बाय ₹70, दैट विल बी कमिंग टू 35 lakhs. बराबर. तो मैं इंडियन रुपीज में आज के दिन अगर गिफ्ट करता हूं तो 35 लाख रुपया, 35 लाख से ज्यादा का गिफ्ट नहीं कर सकता. क्लियर, समझ में आया? सो इसी तरह आपको रुपी वैल्यू कैलकुलेट करना. तो जिस दिन आप गिफ्ट कर रहे हो उस दिन का एक्सचेंज रेट पता करो, मल्टीप्लाई करके देख लो. ठीक है. एंड आरबीआई कहता है जो आपके बाकी के कंडीशंस आरबीआई इंपोज करता है, जैसे मैंने आपको बताया है, आरबीआई इस सब के लिए नोटिफिकेशन, मैनुअल, सर्कुलर्स, मास्टर डायरेक्शन सब रिलीज करता रहता है. तो उसमें कंडीशंस आते हैं, वो सारे कंडीशंस कंप्लाई होने चाहिए. ओके, सो अदर कंडीशंस एज प्रिस्क्राइब्ड. सो जो भी बाकी कंडीशंस आरबीआई प्रिस्क्राइब करता है वो सारे कंडीशंस अपने आप में कंप्लाई होने चाहिए. ओके, क्लियर, फाइन. सो ये बन गया जब आपको इंडिया के बाहर करना है गिफ्ट. ठीक है, तो गिफ्ट करने के लिए क्या क्या चीजें का ध्यान रखना. एक तो हम लोग नॉन रिपैट्रिएबल शेयर्स का
नॉन रिपैट्रिएबल शेयर्स का गिफ्ट कर रहे हैं। दूसरा, आरबीआई का प्रायर अप्रूवल चाहिए। नेक्स्ट थिंग, द डोनी हैज टू गिव द सिक्योरिटीज। नेक्स्ट, शेयर वैल्यू नॉमिनल वैल्यू पे शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ द पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट, सेक्टोरल कैप शुड नॉट बी ब्रीच। नेक्स्ट, डोनर एंड डोनी शुड बी relatives. Next, the value of security transfer, rupee value $50,000 and other conditions as may be prescribed. ठीक है, ये कंप्लाई होना चाहिए। अब आते हैं रूल 9 सब रूल 5 की तरफ। रूल 9 सब रूल 5 की तरफ। रूल 9 सब रूल 5 की तरफ ऐसे बोल सकते हैं कि अगर कोई इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर ऑप्शनली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट देता है तो क्या? ओके, ये टैकल उस चीज को करता है दैट इज, लेट्स से एक PROI है, एक फॉरेनर है, एक NRI है, ये सब PROI के डेफिनेशन में आ जाते हैं, और एक इंडियन कंपनी है, एक इंडियन कंपनी है। ये इंडियन कंपनी इस PROI वालों को दे रहा है ऑप्शनली कन्वर्टेबल into equity instruments OCEI। ओके, ये वाले सिक्योरिटीज दे रहा है ऑप्शनली कन्वर्टेबल, यानी जब चाहिए आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो, फायदा है। ओके, सो अगर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स कन्वर्ट करके मैंने PROI को दिए थे और अब हमारा PROI ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रांसफर कर रहा है बिफोर कन्वर्जन। ओके, और आप कंपनी के अंदर लीगल एक्सपर्ट बैठे हो, आपको मालूम पड़ रहा है कि आपकी कंपनी ने जो OCEI इशू किया था वो वाला PROI इसको ट्रांसफर कर रहा है बिफोर कन्वर्जन। डेफिनेटली, क्योंकि आपको इंटीमेशन तो मालूम पड़ेगा ही, बिकॉज शेयर्स के जैसा सिक्योरिटी ट्रांसफर है। तो अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि देयर इज अ ट्रांसफर बिफोर कन्वर्जन। ठीक है, सो अगर वो ट्रांसफर कर रहा है बिफोर कन्वर्जन, क्या PROI दूसरे PROI को सिक्योरिटीज दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस सर, वो एक PROI को भी दे सकता है। क्या दूसरे PRI को दे सकता है? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, उसको भी दे सकता है। परफेक्ट, वेरी गुड। PRI को भी दे सकता है, तो PROI को भी दे सकता है, PRI को भी दे सकता है। इस केस में RBI हमसे क्या कहता है? एज अ कंपनी सेक्रेटरी, एज अ स्मार्ट लीगल एक्सपर्ट्स, आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस है फिर इस चीज। ओके, 3 बातों के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। पहली बात, आपको ये चेक करना होगा कि रूल्स रिगार्डिंग एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस, ओके, वो जो भी पर्सन खरीद रहा है उसको पता होने चाहिए। ओके, that is, let's say the foreigner is selling, the other person is buying, लेकिन उसको पता है कि ऑप्शन एक्सरसाइज क्या है, मैच्योरिटी क्या है, उसको वो इंटीमेशन देना पड़ेगा। Got it? The rules regarding exercise of the option should be clearly intimated, informed. Okay, so वो उनको पता होने चाहिए। तो that is, rules are complied for exercising option. So rules regarding exercise of option should be clearly intimated. Next important thing, अगर कोई exit लेना चाहता है, क्या लेना चाहता है? Exit without any assured return, तो वो कंपनी को पता होना चाहिए। Okay, without any assured return, that is exit without any assured returns, तो कंपनी को पता होना चाहिए। ओके, सो ये सर एग्जिट विदाउट एश्योर्ड रिटर्न्स क्या होता है? इसका मतलब जब मैच्योरिटी पे कन्वर्जन होगा तो उसका पूरा सिक्योरिटी डीमैट अकाउंट में इक्विटी में आ जाएगा, OCEI से डीमैट में इक्विटी में आ जाएगा।
यानी डीमेट में अभी वो OCEI दिख रहा था, ऑप्शनली कन्वर्टेबल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, अब वो दिखेगा इक्विटी। नो पार्ट विल बी लेफ्ट फॉर कन्वर्जन इन फ्यूचर, कि वो ये नहीं बोल सकता अभी इतना करो बाकी का बाद में कर देता हूं। आई डोंट नीड अ अश्योर्ड रिटर्न दैट फ्यूचर में जब और इक्विटी का भाव पड़ेगा तब मैं कन्वर्ट करूंगा, हाई प्राइस पे बेचूंगा। ओके, सच थिंग्स शुड नॉट बी केप्ट इन एनी ऑफर डॉक्यूमेंट। जिस दिन मैच्योरिटी आएगा उस दिन सब के शेयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे, उनके डीमैट अकाउंट में OCEI से सीधा वो इक्विटी ट्रांच में चले जाएंगे, इक्विटी सिस्टम पे दिखेगा, बराबर। सो इसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज सिंपल भाषा में, नो portion can be kept for future conversion. Okay, no portion can be kept for the future conversions, ठीक है। एंड प्लस RBI कहता है कि अगर आप ऑप्शनली कन्वर्टेबल वाला इंस्ट्रूमेंट दे रहे हो, तो मैंने चैप्टर के स्टार्ट में भी बताया था, ये अभी भी है, मिनिमम लॉक इन 1 ईयर का लगेगा। इसका मतलब 1 साल तक जो भी पर्सन ये शेयर्स खरीद रहा है ये बेच नहीं सकता। ओके, सो मिनिमम लॉक इन 1 ईयर, मिनिमम लॉक इन इज 1 ईयर। कंपनी अगर चाहे तो बढ़ा भी सकती है, लेकिन मिनिमम 1 ईयर लगेगा। और एज पर रूल्स, okay, whichever is, or as per rules whichever is higher has to be complied. So minimum lock in 1 साल का लगेगा, और as per rules whichever is higher has to be complied. Clear? सबको समझा? Everyone clear? ठीक है। देखो, जब कंपनी इशू करती है OCEI, तो उस टाइम पे जो इशू हुए थे वो टर्म्स क्लियर हो गए, उसमें 1 साल का लॉक इन था, बराबर। अब वो कितनों को भी ट्रांसफर हो जाए, लॉक इन तो वैसे ही रहेगा, बराबर। अब जब तक कंपनी ने नए वाले OCEI इशू नहीं किए तब तक नया वाला लॉक इन नहीं लगेगा। तो जब तुम बोलते हो 50 अभी मंगाए और बाकी के बाद में, तो जो अभी मंगाए थे वो कौन से सीरीज के थे, और जब बाद में मंगाए वो कौन से सीरीज के थे, क्योंकि हर नए सीरीज में नया लॉक इन पीरियड लग जाता है। गॉट इट? ये सिक्योरिटी मार्केट ऐसे चलती है। तो अपने को ये समझना होता है कि किस सीरीज के किस नेचर के इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए गए, ठीक है। तो चलो जस्ट रूल 5 का रीकैप। PROI अगर इंडियन कंपनी के OCEI दैट इज ऑप्शनली कन्वर्टेबल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रांसफर करता है आइदर टू अ PROI और टू अ PRI, 3 बेसिक कंडीशंस RBI की तरफ से याद रखना। एक तो रूल्स हैज टू बी कंप्लाइड, ओके, फॉर एक्सरसाइजिंग दी ऑप्शंस, ये क्लियरली होना चाहिए। एग्जिट अपॉर्चुनिटी जो रहती है उसके अंदर अश्योर्ड रिटर्न्स नहीं होना चाहिए, एंड मिनिमम लॉक इन 1 ईयर। हाँ, अगर ज्यादा रखना हो तो रूल्स के हिसाब से ज्यादा भी हो सकता है। ओके, दैट वाज रूल 9 सब रूल 5। अब आता हूं रूल 9 सब रूल 6 के ऊपर। रूल 9 सब रूल 6, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आप चीजें इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हो? मिलती है, बहुत सी चीजें मिलती है। वही इंस्टॉलमेंट्स का सेगमेंट अगर शेयर ट्रेडिंग में आएगा तो, ओके, और वो भी ऐसे शेयर ट्रेडिंग में जिसमें एक फॉरेनर है एक इंडियन है। मतलब आप अपने दोस्त को इंडिया के बाहर शेयर्स देते हो और उसको बोलते हैं, वो बोलता है मैं इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करूंगा, बराबर। तो इस पे RBI कुछ रिस्ट्रिक्शंस डालता है, क्योंकि एक शॉट में पेमेंट नहीं आ रही है, टुकड़ों में पेमेंट आने वाली है। ओके, तो ऐसे नेचर में कैसे काम होता है, ठीक है। मैं आपको उस एंगल से समझाता हूँ जहाँ पे इन्वेस्टर्स इंडियन कंपनी की तरफ आते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स की तरफ घुसते हैं, तो कैसे वो एक ट्रांच बाय ट्रांच में इन्वेस्टमेंट्स आता है, ओके, उसकी तरफ। तो लेट्स सी, एक ये एग्जांपल बोलता है, अगर PRI एंड PROI
इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। ट्रांजैक्शन किस नेचर का हो रहा है? ट्रांजैक्शन इस नेचर का कि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। So there is a transfer of equity instruments, और इस चीज के लिए there is something called as consideration. Okay, there is something called as consideration. बराबर। अब इस consideration के हिसाब से आरबीआई कहता है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट्स की तरफ जा रहे हो तो दो तीन बातों का ध्यान रखने का। पहला, मैक्सिमम 25% तक ही आप इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हो। 25% कैन बी इंस्टॉलमेंट्स। ओके, जिसको हम लोग लॉ में टेक्निकली डेफर्ड पेमेंट्स बोलते हैं। डेफर्ड पेमेंट्स। ओके, 25 तक इंस्टॉलमेंट। और ये जो इंस्टॉलमेंट है, अब सर मैं इंस्टॉलमेंट में कितने टाइम मिलूं? मतलब एक इंस्टॉलमेंट 1 साल, दूसरा इंस्टॉलमेंट दूसरे साल, तीसरा इंस्टॉलमेंट तीसरे साल, चौथा इंस्टॉलमेंट चौथे साल, या 5 साल का लूं? आरबीआई बोलता है टोटल इंस्टॉलमेंट पीरियड 18 मंथ से ज्यादा भी नहीं होना है। मतलब 18 मंथ्स में आपका पूरा इंस्टॉलमेंट खत्म। ओके, सो not to exceed 18 months. Okay, so maximum 25% installment and total installment period 18 months से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर बाकी की बात करूं तो remaining 75% ये अगर कंपोनेंट अगर हमको लेना है तो we can definitely take it in कैश इन बैंक, कैश और बैंक, इसमें ले सकते हो, और एज अप्रूव्ड बाय आरबीआई। सो आप कैश और बैंक सेगमेंट पे ले सकते हो और एज आरबीआई अप्रूव्स उस तरह से ले सकते हो। समझा? सो ओवरऑल ये बोलता है 25% से ज्यादा का इंस्टॉलमेंट लिमिट्स नहीं होना चाहिए और 18 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना। बाकी आपकी चॉइस है, आपको जैसे लेना हो। ठीक है, अब लेट्स सपोज इन दिस एग्जाम्पल ये हो गया सबका कंप्लीट दिस, तो मैं आगे का एग्जाम्पल बताऊं। डन। ओके, लेट्स सपोज इन दिस एग्जाम्पल आपकी एक इंडियन कंपनी है, यू आर अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, इंडियन कंपनी। आपने एक स्टार्टअप कंपनी बनाई एंड योर कंपनी इज अ वेरी प्रॉमिसिंग कंपनी। प्रॉमिसिंग कंपनी इन द सेंस दैट यू आर गिविंग अ गुड रिटर्न्स, बहुत अच्छा रिटर्न्स आ रहा है। और एक फॉरेन कंपनी PROI जो फॉरेन कंपनी है, वो आपकी कंपनी में पैसा डालना चाहता है, या यूं बोलूं आपकी कंपनी भी पैसा चाहती है, क्योंकि अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट्स आएगा तो ग्रोथ भी मिलेगी। ठीक है, लेकिन फॉरेन कंपनी वाला बोलता है कि सर पहले मैं आपकी कंपनी का ड्यू डिलिजेंस करना चाहता हूं। ओके, ड्यू डिलिजेंस मतलब आपकी कंपनी का ऑडिट करना चाहता हूं, इंटरनल ऑडिट। अब प्रॉब्लम क्या है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए ड्यू डिलिजेंस मार्केट्स में होता है, लेकिन सामने वालों को मेरी कंपनी के सीक्रेट्स पता चल जाएंगे, मेरी कंपनी के पेटेंट्स पता चल जाएंगे, मेरी कंपनी के ट्रेडमार्क लाइसेंस एग्रीमेंट्स के टर्म्स पता चल जाएंगे, जो मेरे कॉम्पिटिटर्स तक को नहीं मालूम है। देखो, हर एक कंपनी के अंदर दो लेवल होता है, एक जो वो दुनिया को दिखाती है और एक जो अपने पास रखती है। एज अ शेयर होल्डर मैं बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर होल्डिंग रख सकता हूं, लेकिन मैं अंदर जाके नहीं पूछ सकता हूं कि सर क्या चल रहा है। आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस, लेकिन मैं मुकेश भाई को ये नहीं बोल सकता हूं ना, सर आज आप पार्टी पे गए थे, उसका वाउचर दिखाओ, आपके बेटे की शादी का ये हुआ, उसका खर्चा दिखाओ। आई कैन नॉट आस्क,
राइट? आई कैन ओनली आस्क अबाउट माई शेयर होल्डिंग टर्म्स, कंपनी की डिटेल्स. सो इस चीज के हिसाब से, इस चीज के हिसाब से कि अगर आप एक कंपनी का ड्यू डिलिजेंस करते हो और सामने वाली कंपनी आपको बोलती है कि नहीं मैं आपका ड्यू डिलिजेंस करूंगा तो ही मैं आपको पैसा दूंगा, तो आप भी बोलते हो सर मेरा सीक्रेट्स पता चल जाएगा और आपने कल को पैसा नहीं दिया तो इस केस में दोनों पार्टी एग्री करते हैं कि ठीक है हम एक एस्क्रो बेस्ड सिस्टम खेलते हैं. तो अब ये आपको समझा रहा है आरबीआई कि क्या आप एस्क्रो बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हो. एस्क्रो का मतलब एक टेम्पररी अकाउंट फैसिलिटी क्रिएट करके. ओके, अब देखो कैसे. सो पीआरओआई की कंपनी यहां पर कर रही है, दैट इज ड्यू डिलिजेंस फॉर इन्वेस्टमेंट. ड्यू डिलिजेंस फॉर इन्वेस्टमेंट्स. सो पीआरओआई की कंपनी कर रही है ड्यू डिलिजेंस, जिसको हम सिंपल भाषा में इंस्पेक्शन भी बोल सकते हैं. इंस्पेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो उसके लिए हमने क्या बोला, हमने बोला सर एक काम करते हैं, आप और मैं दोनों एक बैंक सिलेक्ट करते हैं. तो फॉरेनर ने बोला ओके मैं एचएसबीसी बैंक इंडिया सिलेक्ट करता हूं. डन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं भी एग्री करता हूं. तो हमने सिलेक्ट किया एचएसबीसी बैंक इंडिया. ठीक है, आपको करना क्या है, आपको 25% तक का इंस्टॉलमेंट्स है ना इसमें डालना है. जो आप मेरी कंपनी में जैसे जैसे ड्यू डिलिजेंस खत्म होते जाएगा थोड़ा थोड़ा शेयर्स आप लेते जाओ, थोड़ा थोड़ा शेयर्स में देते जाऊंगा. ओके, ताकि मुझे भी तो कॉन्फिडेंस हो कि मैं जिसको अपनी कंपनी का डिटेल दे रहा हूं मेरा शेयर होल्डर ही है. आइडिया अच्छा है. सो यहां पर 25% पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स, इस बात में एग्री हो गया. ओके, और उसकी 25% की पेमेंट्स को मीट करने के लिए मैंने भी प्रॉमिस कर दिया कि मैं अपनी कंपनी का 25% शेयर्स एचएसबीसी के पास रखवा दूंगा. तो 25% शेयर्स डिपॉजिटेड. ओके, क्योंकि आरबीआई कहता है 25% से ज्यादा नहीं कर सकते. बराबर, क्लियर. अब ड्यू डिलिजेंस का काम चल रहा है, ड्यू डिलिजेंस का काम चल रहा है. ठीक है, धीरे 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 डेवलपमेंट हो रहा है. डेवलपमेंट होते हुए फॉरेनर्स का कॉन्फिडेंस भी धीरे 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 ऊपर जाता है, क्योंकि रिपोर्ट्स जैसे जैसे जा रही है कि ये डिपार्टमेंट अच्छा है, ये डिपार्टमेंट अच्छा है, उसका प्रोडक्ट अच्छा है, सब कुछ ठीक है. तो उसने क्या किया है, उसने अब क्या किया है, उसने एचएसबीसी बैंक इंडिया, एचएसबीसी बैंक इंडिया, ओके, इसके पास बाकी का फुल फंड्स डिपॉजिट कर दिया है. ओके, एक एस्क्रो अकाउंट खोला एंड फंड्स डिपॉजिटेड कि अब वो मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करने को तैयार है. लेकिन क्या है, जैसे तुम फॉरेनर्स को नहीं जानते, फॉरेनर्स तुम्हें नहीं जानता, लेकिन हम दोनों एक जन को जानते हैं, एचएसबीसी बैंक. तो वो बोलता है मैं एचएसबीसी के पास शेयर्स अपना पैसा देने को रेडी हूं. बोला ठीक है सर, अगर आप एचएसबीसी के पास पैसा देने को रेडी है, मैं भी एचएसबीसी के उधर डीमैट अकाउंट में पैसा शेयर्स डालने को रेडी हूं. ओके, तो मैं आई विल डिपॉजिट माई शेयर्स इन डीमैट अकाउंट. ओके, तो ये एचएसबीसी अब क्या करेगा, एचएसबीसी नाउ एक्टिंग माई एस्क्रो. एस्क्रो इज अ टेम्पररी फैसिलिटी. अब देखो, इमेजिन करो, अगर मैं एचएसबीसी का मैनेजर हूं, एक हाथ में मेरे पास फंड्स है, दूसरे में शेयर्स है, मुझे करना क्या है, एक्सचेंज. इसको शेयर्स दे दो, उसको फंड्स दे दो. क्यों, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस सक्सेसफुल हुआ है. तो एज अ रिजल्ट मुझे क्या करना है, ओके, मुझे इसके हिसाब से शेयर्स एंड फंड्स. लेकिन ये कब होगा, हाँ ये भी बात है, ये कब होगा, सारा तो हो गया. ये तब होगा जब इंडियन कंपनी से, ओके, इंडियन कंपनी से ड्यू डिलिजेंस की रिपोर्ट इसके पास आएगी. ड्यू डिलिजेंस
कंप्लायंस रिपोर्ट, जिसको फाइनल बोल सकते हो। फाइनल रिपोर्ट इसके पास आई, जैसे ही फाइनल रिपोर्ट इसके पास आई, ये एचएसबीसी इंडिया बैंक को क्या बोलेगा? ट्रांसफर द फंड्स, दे डालो सालों का। ओके, क्योंकि अब ये रिपोर्ट से सेटिस्फाइड। ड्यू डिलिजेंस में क्या होता है, जैसे जैसे डिपार्टमेंट कलेक्ट करते जाते हैं, हम लोग रिपोर्ट भेजते जाते हैं फॉरेनर को, और जब मेरा फाइनल रिपोर्ट जाता है, दैट इज कॉल्ड माय फाइनल वर्डिक्ट, कि क्या आपको इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए कि नहीं। ओके, और आपका कैश फ्लो रिटर्न्स कितने साल टाइम में आएगा। तो वो फाइनल वर्डिक्ट देखते फॉरेनर खुश हुआ, मोकेम्बो खुश हुआ, तो इन दैट केस ही विल सेंड इट। तो वो रेमिटेंस का इंस्ट्रक्शंस दे देगा। दैट मींस अब क्या होगा, अब वो इन्फॉर्म कर देगा एचएसबीसी बैंक इंडिया को कि देखो इंडिया वाले क्या करने का, 75% जो पैसा बाकी था ना, वो इंडिया वाले को दे दो। तो यहां से एचएसबीसी 75% will be transferred for paid up capital. So 75% will be transferred for the paid up capital. ये इंस्ट्रक्शंस आ गया, तो हमारी इंडियन कंपनी क्या करने वाली है? हमारी इंडियन कंपनी ने भी इंस्ट्रक्शन दे दिया कि सर 75% के जितने भी शेयर्स थे उन्हें दे दो। इसको बोलते हैं ट्रांसफर बाय एस्क्रो फैसिलिटी। ओके, तो यहां से इसके डीमैट अकाउंट में चला जाएगा, दैट इज शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी टू एक्सटेंट ऑफ पेमेंट। जितना पेमेंट किया था उतने एक्सटेंट तक का शेयर्स इसके पास चला जाएगा। गॉट इट? समझा? इसको बोलते हैं एस्क्रो फैसिलिटी में ट्रांसफर करना। ओके, एस्क्रो फैसिलिटी में ट्रांसफर करना। और याद रखना, ये जो 25% का इंस्टॉलमेंट है ना, ये इंस्टॉलमेंट मैक्सिमम अप टू 18 मंथ्स हो सकता है। मैक्सिमम अप टू 18 मंथ्स हो सकता है। ओके, इसको बोलते हैं एस्क्रो फैसिलिटी में इंस्टॉलमेंट करना। सो एक मिनट, जस्ट अ मिनट, वेयर इज द एफडीआई? कहाँ गया एफडीआई? नहीं, वेयर वाज आई? हाँ, रूल 9 चल रहा था। रूल 9 के अंदर रूल 9 5 हो गया था 6। So the transfer of equity instruments between the person resident outside India amount not exceeding 25% may be paid by the buyer on the deferred payment basis not exceeding the 18 month or settled through the escrow account. देखो लिखा हुआ है settled through the escrow arrangement. तो पहला वाला हमने जो देखा था वो था deferred payment, दूसरा वाला जो देख रहे हैं वो है escrow payment, and third one is called indemnified by the seller for the period not exceeding in 18%. That is called indemnification method, डिफर्ड बेसिस। ठीक है, वो सब भी समझा था। तो इस केस के अंदर अगर आप इसको मॉनेटरी वैल्यू दो, स्पेशली इस ट्रांजैक्शन को अगर हम मॉनेटरी वैल्यू दे कि ये कैसे आया होगा, ओके, ये कैसे आया होगा। अच्छा, बाय द वे दिस इज डन, कंप्लीट कर लो पहले, देन आई गिव यू द मॉनेटरी वैल्यू। और for the ease of understanding, this was my first step, this was my second step, this was the third step, this was the fourth step, this was the fifth step, this was the sixth step, this was the seventh step, and this was the eighth step. Okay, clear? Done?
डन, ओके श्योर। सो ये था एस्क्रो फैसिलिटी पे। अगर एस्क्रो फैसिलिटी पे जस्ट एज अ अमाउंट कैलकुलेशन बताऊं, फॉर एग्जांपल हम सिर्फ उतना ही एंगल ले रहे हैं, जैसे ये इंडियन कंपनी है, ये इंडियन कंपनी है और सामने वाली फॉरेन कंपनी है, और बीच में हमने HSBC बैंक रखा था, ओके। और यहां से यहां फंड्स इन एस्क्रो, यहां से यहां 25% शेयर्स की बात हुई थी, ठीक है। सो जैसे लेट सपोज ये पूरा ड्यू डिलिजेंस 4 महीना चला, ठीक है। तो 4 महीने के हिसाब से दैट वाज अ मंथ्स, दैट वाज अ वैल्यू, एंड दैट इज शेयर्स, ओके। सो वन फर्स्ट मंथ हमने लेट्स से 1 लाख वैल्यू के 500 शेयर सामने वाले को दे दिए, ओके। 500, चलो 1000 ले लेता हूं, 1000 शेयर्स दे दी, ठीक है। सेकेंड मंथ में 1 लाख वैल्यू के 1000 शेयर्स उसको दे दिए, दैट इज वी ट्रांसफर्ड अगेन 1000 शेयर्स, ओके क्लियर। एंड थर्ड मंथ में 1 लाख वैल्यू के 1000 शेयर्स ट्रांसफर किए, फोर्थ मंथ में 1 लाख वैल्यू के 1000 शेयर्स उसको ट्रांसफर किए, बराबर। सो टोटल अभी तक हमने 4 लाख इन वैल्यू कलेक्ट कर लिया है एंड 4000 शेयर्स ट्रांसफर हो गए हैं, बराबर। दिस इज, और अपनी जो डील थी, अपनी जो डील थी, ओके लेट्स से डील ऐसी थी कि हम लोग उसको 10 lakhs वैल्यू के शेयर्स देने वाले थे, 10,000, ओके। जिसमें से ऑलरेडी हमने कलेक्ट कर लिया है 4 lakhs वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू पे 4000, बराबर। तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग 6 lakhs इन वैल्यू 6000, ठीक है क्लियर, बराबर। एवरीवन क्लियर, फाइन। अब इस केस में, अब इस केस में जो शेयर्स अपने को दिए थे इंस्टॉलमेंट्स में, दैट इज 4/10,000, कितना हुआ परसेंटेज, 40% हो गया। 4 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 100, ये 4000 डिवाइड बाई 10,000 कितना हुआ, 0.4, नियरली 40% हो गया ना। ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, सॉरी एग्जाम्पल गड़बड़ हो जाएगा, ओके चलो। सो लेट्स रीअरेंज इट, तो इसको करते हैं 500 500 500 500, तो ये कितना हो गया 2000, और ये कितना हो गया, दिस विल बी 8000, सॉरी दिस इज 2000 दिया एंड दिस विल बी 8000, ठीक है। तो हमने शेयर परसेंटेज कितना दिया, अगर 2000 दिया तो 20%, बिकॉज इंस्टॉलमेंट बेस पे हम 25% से ज्यादा नहीं दे सकते, बराबर। हमारा जो कैलकुलेशन, द रीजन आई रिड्यूस्ड इट इज दिस, कि ये जो शेयर्स में दे रहा हूं, नॉट मोर देन 20%, ओके, नॉट मोर देन 25% ऑफ कैपिटल पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। ये आरबीआई रिस्ट्रिक्शन डालता है, और आरबीआई कहता है अगर आप एक शॉर्ट में डायरेक्ट खरीदना चाहो तो डायरेक्ट खरीदो ना, वाई इंस्टॉलमेंट्स। तो अगर आपने इंस्टॉलमेंट्स यानी एस्क्रो फैसिलिटी रखी है तो नॉट मोर देन 25%,
और 18 मंथ से ज्यादा का इंस्टॉलमेंट गैपिंग नहीं होना चाहिए। उसके बाद डायरेक्टली बाय करो। वही मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि इसने बाद में इधर फंड्स डिपॉजिट किया और पूरा शेयर्स ले लिया, इसने इधर शेयर्स डिपॉजिट किया, पूरा पैसा ले लिया, बराबर। तो यहां पर आरबीआई ये भी कहता है कि ये जो इंस्टॉलमेंट्स है, मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट्स अप टू 18 months, okay, the maximum installments can be up to 18 months. समझा? क्लियर? वेरी गुड, फाइन। एंड इसके साथ, बिफोर आई एक्सप्लेन दी अदर पार्ट, इसके साथ रूल 9 सब रूल 7 भी प्रॉपर बैठता है। रूल 9 सब रूल 7 क्या बोलता है कि अगर आपने एस्क्रो अकाउंट अंडर द फेमा डिपॉजिट रूल्स ओपन किया है तो आपको पेमेंट करने के दो तरीके हो जाते हैं। एक तरीका होता है जिसके अंदर आप सामने वालों को बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हो, लेकिन एक और तरीका है जहां पे आप शेयर्स ले सकते हो, उसको बोलते हैं बैंक गारंटी देके कि मैं मेरे बैंक की गारंटी देता हूं कि तुझे पेमेंट मिलेगा, तू मुझे शेयर्स ट्रांसफर कर। तो बैंक गारंटी देके भी हो सकता है। ऐसा वाला पार्ट आप एक कंटेक्स्ट में पढ़ोगे, उसको हम लोग बोलते हैं टेक ओवर कोड। टेक ओवर कोड में एस्क्रो अकाउंट्स फॉर पेमेंट्स आएगा, तो उसमें कैसे गारंटी देते हैं वो सारी चीजें आती है। तो दैट इज पेमेंट टर्म्स, तो वो अच्छे से समझना, सेबी के अंदर आएगा। ओके, उसी तरह यहाँ पे भी एक छोटा सा पार्ट उसको समझा रहे हैं कि पेमेंट करने का तरीका हो सकता है, आइदर इट कैन बी अ कैश इन बैंक ट्रांजैक्शन और यू कैन एंटर इनटू अ बैंक गारंटी बेस्ड ट्रांजैक्शन, कि मैं मेरे बैंक की गारंटी तुझे देता हूं, तू शेयर्स दे, बैंक गारंटी ले, अगर कल को पेमेंट नहीं हुआ तो मेरे बैंक की गारंटी है ना, वो पेमेंट करेगा। तो बैंक गारंटी तुम्हारे कहने से ऑनर होती है, मेरे नहीं। ओके, क्यों ऐसा लोग करते हैं? क्योंकि बैंक गारंटी में पेमेंट अपफ्रंट नहीं जाती है, रुक के जाती है। तब तक आई कैन होल्ड बैक एंड सी वेदर आई वांट टू बाय द शेयर्स और नॉट। ठीक है, सो ये पार्ट, दैट इज रूल 9 सब रूल 7 में लिखा हुआ है। रूल 9 सब रूल 7 बोलता है कि व्हेन यू ओपन एस्क्रो अकाउंट, ओपन escrow account, okay, as per foreign exchange management deposit rules 2019. So escrow account इस account से होगा and the funds may be deposited, funds may be deposited in escrow account, इन एस्क्रो अकाउंट। कैसे? सो दो तरीके दिए हैं, या तो आप बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम अकाउंट, ओके, जिसको हम लोग लॉ में इनवर्ड रेमिटेंसेस बोलते हैं, और यू कैन डू इट बाय गिविंग बैंक गारंटी, ओके, बाय गिविंग अ बैंक गारंटी। क्लियर? जिसको दूसरा सिंपल वर्ड्स में, जैसे से फॉर एग्जाम्पल ये रहा फॉरेनर, वो अपने बैंक अकाउंट से, HSBC बैंक में फंड्स ट्रांसफर करेगा, दैट इज फंड्स ट्रांसफर फॉर एस्क्रो अकाउंट।
ओके, इसको बोलते हैं बाय ट्रांसफरिंग टू द बैंक अकाउंट। क्लियर? और दूसरा तरीका ये था, दैट इज बाय गिविंग बैंक गारंटी। दैट इज जो फॉरेनर है वो अपने बैंक को क्या बोलता है, वो अपने बैंक को बोलता है कि एचएसबीसी इंडिया को एक गारंटी दे दो, गारंटी टू ओपन एस्क्रो अकाउंट। समझा? सो फॉरेनर्स ये दोनों तरीकों से पेमेंट्स भेज सकते हैं। फॉरेनर्स ये दोनों तरीकों से पेमेंट्स भेज सकते हैं। So they can transfer to the bank account or they can do this by giving a bank guarantee. समझा? Clear? And एक और तरीका था जिसको बोलते indemnifications. ओके, एक तरीका जो आपने पढ़ा 25% deferred payment, दूसरा escrow account, तीसरा indemnifications। ये रहा, सॉरी ये रहा। So this was the first thing that we studied, this was the second, this was the third. और ये रहा rule 9(7) का requirement, that is transfer of the instrument between person resident and outside India account by funded by the inward remittance or by way of a bank guarantee। समझा? अब आता हूं इनवर्ड रेमिटेंस के इस प्रोविजंस पे। तो ये है क्या, तीसरा एंगल क्या है? What is the third angle that we will be understanding here? Let's see. Okay, so this was rule 9(6) का मेरा first angle, rule 9(6) का मेरा second angle, and this will be rule 9(6) का मेरा third angle। Okay, I repeat, ये वाला जो था rule 9(6) का अपना फर्स्ट एंगल था डेफर्ड पेमेंट सिस्टम्स के। ये जो पूरा डायग्राम बनाया, ये पूरा डायग्राम रूल 9(6) का सेकेंड एंगल था, और अब जो आप पार्ट स्टडी कर रहे हो वो रूल 9(6) का थर्ड एंगल होगा। ओके, लिख लो। यस, रूल 9(7) इज जस्ट अ हेल्पिंग रूल टू रूल 9(6). ओके, वो सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन लेके आता है कि एस्क्रो अकाउंट ओपन करने के तरीके क्या है। ओके, इट्स जस्ट एन एक्सप्लेनेशन, इट्स जस्ट अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट रूल। ठीक है, फाइन। अभी थर्ड पार्ट में क्या है, इंडेमनिफिकेशंस। ये इंडेमनिफिकेशंस कैसे होती है, लेट्स सी। ये है PRI, विच इज अ इंडियन कंपनी, ओके, और ये है PROI, विच इज अ फॉरेन कंपनी। अब PRI इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी से फुल कंसिडरेशन यानी शेयर्स का पूरा पैसा अभी का अभी ले लेती है। ठीक है, सो ये उससे ले रही है फुल कंसिडरेशन। ठीक है, क्लियर? लेट्स से एट शेयर प्राइस ऑफ ₹500 पर शेयर। गॉट इट? तो जैसे हमारे आईपीओस में भी पूरा पैसा ले लिया जाता है, वैसे पूरा पैसा 10 रुपए के शेयर्स 500 में बेचे हैं, पूरा पैसा ले लिया फॉरेनर से वन शॉट, और आरबीआई बोलता है वो अच्छा है, पूरा पैसा ले लो। लेकिन फॉरेन की कंपनी मुझे क्या बोलती है कि देखो तुम तो अभी पूरा पैसा ले रहे हो, कल को तुम्हारे पैसों दैट इज शेयर्स की वैल्यू गिर गई तो मैं तो अभी पूरा पैसा दे रहा हूं, कल को ये शेयर्स की वैल्यू गिर गई तो मुझे एग्जिट नहीं मिला, तो मैं बेचने गया और मुझे किसी ने 10 रुपया भी नहीं दिया, तो
तो उस केस में हमने बोला सर हम प्रॉमिस करते हैं, अगर कल को मेरे शेयर की वैल्यू गिर गई, कितनी भी गिर गई, 10 का 1 रुपया भी हुआ, मैं प्रॉमिस करता हूं 100 रुपए में शेयर्स मैं आपसे लूंगा। आई गिव यू वन वैल्यू, 100 रुपए में शेयर्स मैं आपसे लूंगा, 100 से कम नहीं गिरेगी, आपके लिए तो कभी नहीं गिरेगी। यू विल नेवर बी एट सच अ लॉस दैट यू विल नॉट गेट समथिंग आउट ऑफ इट। तो ये जो आप प्रॉमिस कर रहे हो वो उसको इंडेमनिफिकेशन बोलते हैं। आरबीआई कहता है ऐसा प्रॉमिस कर सकते हो क्योंकि फॉरेनर्स को आप पे भरोसा नहीं है, तो वो आपको पैसा देके कल को अटक ना जाए, उनके ऊपर वो भी डाउट है। तो वो बोलते हैं कि तुम मुझे प्रॉमिस दो राइटिंग में कि शेयर्स की वैल्यू नहीं गिरेगी, और अगर गिर भी गई तो तुम मुझे शेयर्स खरीदने के लिए पैसा दोगे। तो हमने भी प्रॉमिस किया, एक बेस लेवल प्रॉमिस होती है कि कम से कम कितना, तो 100 रुपया सर मैं दूंगा, इससे कम भी गिर गया तो मैं बैठा हूं, मेरा प्रमोटर आपसे 100 में ही खरीदेगा। तो इसको बोलते हैं प्रॉमिस। लेकिन फिर ये कितने टाइम तक रहेगा? जब तक वो शेयर होल्डर रहेगा तब तक थोड़ी ना रह सकता है। तो आरबीआई कहता है ऐसा प्रॉमिस 25 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। 25 महीना, 25 महीना सॉरी 25 नहीं सॉरी 18 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। 18 मंथ से अंदर अगर आपने शेयर प्राइस मेंटेन की है, उसके बाद उसका रिस्क उसका, तुम्हारा रिस्क तुम्हारा। Your indemnification clauses can be valid only up to 18 months, उससे ज्यादा नहीं। ओके, सो ये जो प्रॉमिस है, ये जो इंडियन कंपनी प्रॉमिस कर रही है, व्हाट इज दैट प्रॉमिस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट थिंग? तो इंडियन कंपनी करती है प्रॉमिस। द प्रॉमिस इज दैट द शेयर प्राइस, दैट इज द शेयर प्राइस will never fall below rupees 100 per share, okay, at any time for 18 months max। ठीक है, सो 100 रुपए से कम वो गिरेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो क्लॉज है, दिस क्लॉज इज कॉल्ड indemnity clause, that is if the share price falls below rupees 100 at any time during 18 months, okay, that is the max, at any time during 18 months, then PRI company shall compensate losses, if any, to PROI। ये प्रॉमिस उन्होंने की है। This part is called as indemnity clause। This part is called as indemnity clause। ये पार्ट आप तभी ही दे सकते हो जब सामने से आपको फुल कंसिडरेशन आ चुका है, आपने पैसा पूरा ले लिया है। ओके, सो ये पार्ट हम लोग तभी ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, दैट इज व्हेन full consideration, when full consideration is given, only then indemnities can be given as per pricing guidelines। तो जब सामने से पूरा पैसा आ गया है तभी इंडेमनिटीज दी जा सकती है एज पर द प्राइसिंग गाइडलाइंस। गॉट इट? व्हाट इज द इंडेमनिटी? क्लियर? समझ में आया? तो 3 एरियाज होते हैं इन रूल 9 सब रूल 6
रूल 6 एंड रूल 7 के हिसाब से। सब रूल 6 के हिसाब से एक एरिया होता है डेफर्ड पेमेंट, दूसरा एरिया होता है इन टर्म्स ऑफ एस्क्रो अकाउंट, एंड तीसरा एरिया इन टर्म्स ऑफ इंडेमनिटीज। ओके, तीनों एरिया क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर, प्लेजेंटली क्लियर, वेरी गुड। ओके, क्लियर? तो ये तीन एरियाज अभी आपने स्टडी किए रूल 9(6) के हिसाब से। कंसिडरेशन एरिया, एस्क्रो अकाउंट कैसे रखते हैं रूल 9(7) के हिसाब से, एंड द फुल कंसिडरेशन शुड बी देयर। ओके, डन? एवरीवन डन? फाइन। अभी रूल 9(8) के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज रूल 9(8) सेइंग? रूल 9(8), ठीक है, रूल 9(8) दो बातें करता है। पहले एक एक करके एक एक बात को समझते हैं। रूल 9 सब रूल 8.1, ठीक है। सो रूल 9(8) क्या बात करता है, कैसे करता है, लेट्स सी।